हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये लास्ट पार्ट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। दोस्तों, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिस्पॉन्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स। जो सैंड माइनिंग करते हैं हम, जो और बहुत ज़्यादा जब एक्सेस करते हैं रिवर बेड्स में, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, आपको ये बताना है। तो डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। तो सेलेक्ट कीजिए करेक्ट आंसर कोड देखते हुए 1, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 1, 2, 3। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 एंड 3। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड है कि पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर की पोल्यूशन होगी, गंदगी होगी बहुत ज़्यादा अगर आप सैंड माइनिंग करते हैं तो। और वाटर टेबल जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और पानी की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए सैंड माइनिंग जो है सस्टेनेबल और जुडिशियल मैनर में करना चाहिए। और दोस्तों, सैंड माइनिंग का मतलब होता है कि जो सैंड है उसको एक्सट्रैक्ट करना, मतलब बालू को निकालना रिवर बेड से, बीचेज से निकालते हैं हम जो, या फिर नॉर्मल जो हम देखते हैं कि जो सैंड माइनिंग होती है जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ है वहाँ से। और तो दोस्तों, यहाँ पे एक और इम्पैक्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसमें जो वाटर बॉडीज़ की स्पेसिस होते हैं, जो जानवर होते हैं उस वाटर बॉडी की स्पेसिस में, मतलब कि जो लेक हुआ या फिर रिवर बेड्स हुआ, जहाँ पे भी वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जानवर होते हैं जो सैंडी बीचेस पे ही वो डिपेंड होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर जो हैं, जो सैंडी बीचेस होते हैं, वहाँ पे आके वो सनलाइट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, या फिर पानी से निकल के वहाँ पे वो रिलैक्स करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो लाइफ होती है वो थ्रेट में होती है और उनकी स्पीसीज जो है लॉस्ट होने का डर रहता है। तो सैंड माइनिंग रिवर बेस अगर हेवी करेंगे तो ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट इसका रहता है। तो करेक्ट आंसर है बी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल सॉइल से रिलेटेड है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। वन है कि हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर का रहता है मिट्टी में, तो वो ड्रास्टिकली मतलब बहुत जल्दी कम कर देता है उसके पानी को होल्ड करने की क्षमता को। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, कह रहा है कि मिट्टी का कोई रोल ही नहीं है सल्फर के साइकिल में। एंड इरीगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड्स। और कह रहे हैं कि जो इरीगेशन करते हैं हम एक टाइम के बाद, एक समय के बाद, उससे क्या होता है कि एग्रीकल्चरल लैंड्स जो है वो सैलिनाइजेशन होने लगती है, मतलब कि सॉल्ट जो है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 1, 2, 3, 1, 3 एंड 1, 2, 3। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 3 ओनली। यानी कि जो हाई कंटेंट है ऑर्गेनिक मैटर का। दोस्तों, हम यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर बात करें तो कभी कभी जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं या फिर जनरल स्टेटमेंट जो एक्सट्रीम होते हैं उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि देखें यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है कि ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो ये हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर हमने फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो ऑटोमेटिक हमारा जो 3 है वो सही हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, इसको हम पेज कहते हैं। यूनाइटेड नेशन मैकेनिज्म है टू असिस्ट कंट्रीज़ को असिस्ट करना ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज्ड एट। तो दोस्तों, फॉर ए है कि अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 ऑन जोहान्सबर्ग, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 इन रियो de Janeiro, the United Nations Framework Convention on Climate Change 2015 Paris, and World Sustainable Development Summit 2016 न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 रियो de Janeiro। नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग जो है उसके एप्लीकेशंस बताना है कि वो कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्फेक्शनरी आइटम्स प्रिपेयर करने में, मैन्युफैक्चर करने में, बायोनिक ईयर्स,
ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज या डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इन सारे जगह पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड लोकेटेड इन द इंडियन हिस्ट्री का टेरिटरी। बैरन आइलैंड लाइज about 140 kilometers east of the Great Nicobar. The last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 3 एंड 1 एंड 3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 ओनली। दोस्तों जो बैरन आइलैंड होता है ये वॉल्केनो है और ये कहाँ होता है, तो ये अंडमान सी में है, यानी कि अंडमान निकोबार वाला अंडमान सी। और दोस्तों वॉल्केनोस तो आपको पता होगा कि वॉल्केनोस जो होता है और वो लावा के थ्रू जो हमारे अर्थ क्रस्ट के डाउन टू अर्थ में जो लावा निकलता है और फिर ये जब क्रस्ट पे आता है, लाइक सरफेस पे आता है, तो ये सॉलिड मटेरियल्स में जब कन्वर्ट हो जाता है तो कभी कभी ये प्लेट्यू का फॉर्म भी ले लेता है, जैसे कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, तो वो वॉल्केनिक इरप्शन से ही वो सारे एरियाज सॉलिडिफाई हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैरन आइलैंड है ये आप याद रखिएगा कि ओनली बस एक ही है, ये कन्फर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये बैरन से आप ये मत समझिएगा कि एक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल एक्टिव है और यही एक एक्टिव वॉल्केनो है पूरे साउथ एशिया में। तो ऐसा नहीं है कि बस इंडिया का ही है, ये पूरे साउथ एशिया का बैरन आइलैंड जो है, जो अंडमान सी में है, ये एक्टिव है पूरे साउथ एशिया में। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि वाई इज़ द प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूलीफोरा ऑफन मेंशन इन द न्यूज़। तो आपको बताना है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि न्यूज़ में ये उस टाइम पे होगा, तो पूछा गया है कि इट्स एक्सट्रैक्ट इज़ वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, इट एंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज, एंड इट्स एक्सट्रैक्ट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरियाज इन विच इट ग्रोज। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ये सवाल था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंसिडर करना है आपको स्टेटमेंट, कह रहे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो कोरल रीफ है वो ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। मोर देन 1/3 यानी 33% से ज़्यादा जो वर्ल्ड का कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में पाया जाता है। और कोरल रीफ्स जो होते हैं होस्ट फार मोर देन एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है कोरल रीफ से रिलेटेड। दोस्तों जो कोरल रीफ होता है वो आपको पता होगा कि जो वाटर बॉडीज़ है उसके ऊपर वाले सरफेस पे आपको कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो कोरल रीफ्स है ये पॉलिप्स होता है, कोरल पॉलिप्स होता है, और ये जो बनता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट से तैयार होता है। तो इसको दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आता है। और कोरल रीफ्स को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ मरीन इकोसिस्टम या फिर मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम आप कह सकते हैं। तो दोस्तों जो कोरल रीफ होता है ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पोल्यूशन को डिटरमाइन करता है। अगर इसकी कलर ब्लीचिंग होने लगते हैं, जैसे कि इसका कलर डिग्रेड होने लगता है, कम होने लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिकेट कर रहा है कि पोल्यूशन का जो लेवल है प्रदूषण का वो काफ़ी बढ़ रहा है। अगला सवाल है कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये इनिशिएटिव है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या ये IPCC है जिसको हम इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं? क्या ये UNEP सेक्रेटेरिएट है?
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या फिर ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट है, या फिर ये वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट का ये था मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। विद रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, आपको कौन कंसिडर करना है स्टेटमेंट, मतलब इंस्टीट्यूशन दिया है और आपको फाउंडर का नाम बताना है सही है या गलत। तो दोस्तों पहला है कि संस्कृत कॉलेज विलियम जॉन्स ने बनाया था एट बनारस, कैलकाटा मदरसा वॉरेन हास्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ले। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 ओनली। कैलकाटा मदरसा जो था वो उसको वॉरेन हास्टिंग ने बनाया था। और दोस्तों जो संस्कृत कॉलेज बनारस था उसको विलियम जॉन्स ने नहीं बनाया था, उसको बनाया था जोनाथन डंकन ने। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज था ये सबको पता है कि ये लॉर्ड वेलेस्ली थे, ना कि आर्थर वेलेस्ली। तो दोस्तों इसीलिए ये आंसर यहाँ पे गलत हो गया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सही किया था बट उनका आंसर ये गलत था। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। रीजन समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़, और कंट्री बताना है। कैटलोनिया स्पेन में है, क्रीमिया हंगरी में है, मिंडानाओ फिलीपींस में, एंड ओरोमिया नाइजीरिया में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3। 2 और 4 गलत है। कैटलोनिया बिल्कुल स्पेन में, ये न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे कैटलोनिया अलग स्टेट बनाने की बात की जा रही है स्पेन से अलग होके। और मिंडानाओ जो फिलीपींस का पार्ट है, और क्रीमिया जो है दोस्तों ये हंगरी का पार्ट नहीं है। आई थिंक क्रीमिया जो है, एक मिनट, यूक्रेन के साउथ में है ये शायद ये पार्ट क्रीमिया, और हंगरी में नहीं, यूक्रेन के साउथ में। और ये जो ओरोमिया है ये इथियोपिया में है, इथियोपिया में। इथियोपिया जो है एक अफ्रीका का हॉर्न भी है, यहाँ पे है इथियोपिया, एरिट्रिया, जिसको हम हॉर्न्स ऑफ द अफ्रीका कहते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ से इंडिया जाएगा, तो यहाँ पे है इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबाउती, ये सब हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है होगा 1 और 3, यानी सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों क्वेश्चन है कि फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट जो फॉर्म्ड हुई थी इन स्टेट इन इंडिया देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रिनेम किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम SBI कहते हैं। एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया और नेशनल कैरियर बनाया गया। गोवा को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया इंडिया का। तो दोस्तों आपको बताना है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ये इवेंट्स का बताना है कि कौन सा है, तो आप देख लीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, यानी कि 3, 2, 1, 4, यानी सबसे पहले एयर इंडिया नेशनलाइज किया गया था, फिर इंपीरियल बैंक को SBI बनाया गया, और उसके बाद फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी आई, और लास्ट है कि गोवा इंडिपेंडेंट स्टेट बना इंडिया का। राइट टू प्राइवेसी इज़ प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको बताना है कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि संविधान में विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट, इसको सही तरीके से बता रहा है, मतलब इम्प्लाई कर रहा है। ओके, आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजंस अंडर द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17 और DPSP पार्ट 4, आर्टिकल 21 और फ्रीडम्स गारंटेड इन पार्ट 3, एंड आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजंस अंडर द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों द करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटी इन पार्ट 3। मतलब ये पूछना चाह रहा था कि कौन से आर्टिकल में आएगा ये राइट टू प्राइवेसी। दोस्तों राइट टू प्राइवेसी जो होते हैं आर्टिकल 21 में आता है।
आर्टिकल 21 जो है दोस्तों, ये अम्ब्रेला है। मतलब कि मान लीजिए ये अम्ब्रेला है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। ये काफ़ी ब्रॉड है, इतना ज़्यादा बड़ा है आर्टिकल 22 कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो राइट टू लाइफ, एक तो डिग्निटी के साथ लाइफ लीड करना, ऐसा नहीं है कि बस जानवरों की तरह मतलब जिंदा रहना ही एक पर्पस नहीं होना चाहिए। राइट टू लाइफ का होता है कि डिग्निफाइड लाइफ लीड करना। तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारे राइट्स इवॉल्व होके आ रहे हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी। और राइट टू प्राइवेसी का जो केस था वो पुट्टा स्वामी केस था, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और अभी दोस्तों रिसेंटली राइट टू इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, कि इंटरनेट का कॉन्सेप्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे 4G सर्विसेज अवेलेबल नहीं कराया जब होता है, तो फिर वहाँ पे उत्तराखंड के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ये कहा था कि एक इंटरनेट का भी एक्सेस होना वो भी एक राइट है। तो दोस्तों तो ये राइट टू इंटरनेट, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी एंड इवन राइट टू हैव क्लीन इन्वायरमेंट, एयर पोल्यूशन नहीं होना, अच्छे से रहना, ये सारी चीज़ें जो है वो आर्टिकल 21 के तहत आती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया है एरेका नट, बार्ले, कॉफ़ी, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सेसामम एंड टर्मेरिक। तो कह रहा है कि जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, वो अनाउंस किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसमें से किसको अनाउंस करता है, मतलब कौन कौन से आइटम्स पे MSP अनाउंस किया गया। और दोस्तों ये भी याद रखना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है MSP है, उस पे जो उसको जो अनाउंस करते हैं वो करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, 2, 4, 5, 6। 2 बार्ले, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट और सेसामम, यानी कि एरेका नट पे और टर्मरिक यानी हल्दी पे MSP अनाउंस नहीं किया गया। Which one of the following states in Pakhui is Pakhui Wildlife Sanctuary located? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश। With reference to the India satellite launch vehicles, कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। PSLV is launched the satellite useful for Earth's resources monitoring, जब whereas GSLVs are designed mainly to launch communication satellites. Satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from the particular location on the Earth. GSLV Mark III is a 4-stage launch vehicles with the first and third stages using solid rocket motors and the second and fourth stages using the liquid rocket engines. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, यानी 1 ओनली। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बस वही सही है, बाकी जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। दोस्तों PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, और GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो GSLV होता है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के पर्पस से होता है, और ये दोनों लॉन्च व्हीकल्स पर्पस है मीडियम रेंज के। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल है। और ये भी दोस्तों याद रखिए किसके द्वारा ये लॉन्च की जाती है, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, with reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statements. Capital infusion in the public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. कह रहे हैं कि जो कैपिटल इन्फ्यूज़ करना होता है, मतलब कैपिटल को डालना होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जब देना होता है कैपिटल को इन्फ्यूज़ करना होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो काफ़ी स्टेडली लगातार बढ़ा है लास्ट डिकेड में, लास्ट 10 साल में। टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर में, पब्लिक सेक्टर बैंक को ऑर्डर में पुट करने के लिए द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन अफेक्टेड।
तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 ओनली, यानी कि 1 जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि थोड़ा सा मतलब अगर आपको IQ भी अपना यूज़ करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चंस का सलूशन पॉसिबल नहीं है याद करके। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया है कि स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड, तो ये काफ़ी एक्सट्रीम जनरलाइजेशन हो जा रहा है। तो इस अगर ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते तो आपका 50-50 वाला आ जाता। तो इसमें तो आप रिस्क ले सकते हैं पेपर सॉल्व करने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। दोस्तों अगला सवाल है कि सीरियल ग्रेन्स हुल्ड या हुल्ड, चिकन एग्स कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड केन्ड, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल। तो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एग्जेम्प्टेड अंडर द GST, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में किसको, कौन से आइटम्स को एग्जेम्प्ट किया गया है कि मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों UPSC के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर था C 1, 2, 4, यानी कि सीरियल ग्रेन्स जो हर्ल्ड हैं, चिकन एग्स जो कुक्ड हैं, और जो न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग जो एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, इन सारी चीज़ें जो है एग्जेम्प्टेड है अंडर द GST। बाकी फिश प्रोसेस्ड एंड केन्ड इस पर टैक्स लगेगा और ये सारी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों GST के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। GST का क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2016 में लाया गया था, और दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशनल में इसका आर्टिकल है, आर्टिकल 279A। और ये आपको ये भी याद रखना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको लाया गया था। तो 101 संविधानिक संशोधन करके, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको लाया गया था। Definition of the critical wildlife habitat is incorporated in the Forest Rights Act 2006. For the first time in India, beggars have been given the habitat rights, and the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decides and declares habitat rights for primitive and vulnerable tribal groups in any part of India. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, 2, 2, 3, 3 ओनली एंड 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, यानी कि 1 एंड 2। 1 एंड 2 यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट नहीं है, और यहाँ पे ऐसे मतलब कि एनी पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करता है। ठीक है, कंसीडर करना है आपको बर्ड्स, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग। आपको बताना है कि इस विच ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कौन से हैं जो कि प्लांट डिजीज फैलाते हैं, मतलब पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। 1, 3, 3, 4, 1, 2, 4 एंड 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, यानी कि सारे 1, 2, 3, 4। डस्ट ब्लोइंग की वजह से भी प्लांट्स में डिजीज हो सकते हैं, बर्ड्स की वजह से भी हो सकते हैं, रेन की वजह से भी, और विंड ब्लोइंग की वजह से भी। और दोस्तों आज का लास्ट सवाल है विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग के रेफरेंस में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है, जिसको NPOP कहते हैं, इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को अपेडा कहते हैं, वो फंक्शंस करता है एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NPOP। एंड सिक्किम हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। सिक्किम जो है इंडिया का पहला पूरी तरीके से ऑर्गेनिक स्टेट हो चुका है। तो आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B, यानी कि 2 एंड 3। 2 एंड 3 ये गलत है। और दोस्तों बिल्कुल सिक्किम जो है इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है, और अपेडा जो है वो फंक्शन करता है सेक्रेटेरिएट का। और दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा पहला, कि ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता है।
ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है क्या। दोस्तों जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, ऑर्गेनिक का मतलब प्योर ओरिजिनल, ठीक है, यानी कि जिसमें हम जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स हैं उसका यूज़ नहीं करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स होता है उसका यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें हम बायो मैन्योर्स, कंपोस्ट मैन्योर्स जो होते हैं, जैसे कि जो नेचुरल तरीके से जो खाद बनाते हैं उसका हम इसमें यूज़ करते हैं, और इसमें कोई केमिकल्स जो होते हैं वो नहीं होते, जो कि काफ़ी हेल्दी माना जाता है और काफ़ी न्यूट्रिशियस माना जाता है। तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि सिक्किम में है। सिक्किम ऐसा स्टेट है जिसने अपने एरिया को पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाया और केमिकल फ्री फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज़ करता है। और दोस्तों 97 क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा गलती हो गया था यहाँ पे, जो मैंने जो आपको जीएसटी के बारे में बताया था कि जीएसटी 2016 में नहीं था, ये 2017 में आया था, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।